नियर ट्रेनिंग उपलब्ध कराता रहता है। इसके अलावा हमारे यहाँ 28 साइंटिस्टों की मैन पावर है, 10 लगभग टेक्निकल स्टाफ है। बहुत सी नई टेक्निक्स जिनका आज के युग में होना बहुत आवश्यक है इस जियो इन्फॉर्मेटिक्स की विधा में, चाहे वो रेडार से रिलेटेड हो, बैटरी हो, ग्राउंड मोटर हो, फोटोग्राफी के नई तकनीक हो, 3 डायमेंशनल मॉडल बनाना, जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की नई टेक्निक्स, जियो टैगिंग सर्विसेज, और इसके अलावा ट्रेनिंग आउटरीच एक्टिविटीज एंड रिसर्च सपोर्ट इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। अब आपको ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या रिमोट सेंसिंग है, बढ़ाते रहिए। ये सब आपको पता है। एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग 2 तरीके की होती है। एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, ये हम आपको बताएंगे आगे चलकर। ठीक कर दीजिए। ओके, यहाँ पर हमने वही दिखाया है कि किस तरीके से पैसिव और एक्टिव रिमोट सेंसिंग है। नॉर्मली हम ऑप्टिकल के क्षेत्र में जो पैसिव रिमोट सेंसिंग का उपयोग कर रहे हैं उनका कहाँ एप्लीकेशन है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। एक्टिव, यदि हम रिमोट सेंसिंग के प्रोग्राम को देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सन से आ रहा है। तो यदि हम इस पैसिव रिमोट सेंसिंग की फील्ड में सन को माइनस कर दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होगा। इसका मतलब कि रिमोट सेंसिंग विल बी ए सुपर फेलियर। और सन की उपस्थिति या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का होना बहुत आवश्यक है। आगे ये उस प्रोग्राम को दिखाया गया है कि सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहे हैं। बहुत सारी एनर्जी है, शॉर्ट वेव से लेकर लॉन्ग वेव तक आती है, और जब वो एनर्जी से आती है तो बीच में एटमॉस्फेरिक लेयर से इंटरैक्ट करती है। एटमॉस्फेरिक लेयर से इंटरैक्ट करने में होता क्या है कि बहुत सी एनर्जी लेयर से टकरा के डिफ्यूज हो जाती है, कुछ एनर्जी जो है वापस लौट जाती है, और कुछ अमाउंट की ही एनर्जी वापस सरफेस पे आ पाती है। तो जो अमाउंट की एनर्जी सरफेस पे आती है वो वहां पर पड़ने वाले ऑब्जेक्ट से टकराती है। ऑब्जेक्ट मतलब देयर में बी वाटर, देयर में बी एग्रीकल्चर फील्ड, देयर में बी वेस्टलैंड, देयर में बी फॉरेस्ट, देयर में बी रॉक, और देयर में बी अर्बन एरिया और व्हाटएवर। So whenever this energy is interacting with the object which is lying on the surface of the earth and returning back, अब जब रिटर्न बैक करेगी तो फिर से एटमॉस्फेरिक लेयर आएगी, और बहुत सी एनर्जी फिर एटमॉस्फेरिक लेयर से इंटरैक्ट करने के बाद डिफ्यूज होगी, वापस लौटेगी, और कुछ एनर्जी भी सैटेलाइट के सेंसर पे पहुंचेगी। सैटेलाइट का सेंसर, सैटेलाइट 700 से लेकर के 1000 किलोमीटर पे ऑर्बिट कर रहा है लगातार नॉर्थ से साउथ, वहां पर ये इंफॉर्मेशन जाकर के रिकॉर्ड होती है। दैट रिकॉर्डिंग इज बीइंग डन इन टर्म्स ऑफ 3 डिफरेंट वेज। 3 डिफरेंट वेज आपको पता होगा, बैंड इंफॉर्मेशन इन पिक्सल, बैंड इंफॉर्मेशन इन लाइट एंड बैंड सिग्नेचर। ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं आज की टेक्निक में, बैंड सिक्वेंशियल की इंफॉर्मेशन, जिसमें कि हर बैंड के इंफॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और उस रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन को ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन में भेज दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 आपको कर्व दिखाए हैं, एक नीला वाला नीचे है, एक हरा है और एक लाल है। नीला को वाटर के लिए आप देखें तो 0.78 माइक्रोमीटर पे नीला वाला कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे कोई भी रिफ्लेक्टेंस नहीं है, और यदि किसी भी जगह पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे रिफ्लेक्टेंस नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि सारी की सारी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली। एंड इफ एनी ऑब्जेक्ट which has absorbed all the energy means there is no reflectance, so it will appear black. तो इस particular wavelength पे पानी आपको black दिखेगा। तो कुछ इसी तरीके से वेरिएशन के लिए हमने दिखाया है, इसी तरीके से स्वाइप करें। सैटेलाइट्स, हाँ उसी तरीके सैटेलाइट्स कुछ इस तरीके से ऑर्बिट करते हैं, और जो ग्राउंड में उसका पाथ देख रहे हैं दैट इज द रियल पाथ व्हिच इज द स्वाइप की कवरेज एक बार में कितनी होती है। और क्योंकि आपको पता है अर्थ भी घूम रही है, तो जब सैटेलाइट ऐसे घूमेगा तो थोड़ी देर बाद दूसरा कवर करेगा, और उसके बाद घूमते घूमते फिर से एक निश्चित इंटरवल के बाद इट विल कवर द सेम एरिया। नेक्स्ट, नाउ सी इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम शॉर्ट वेव्स टू लॉन्ग वेव, देयर इज अ वेरी स्मॉल फील्ड दैट इज नोन एज विब्रियो, जहां पर कि हम अपनी नेकेड आईज के थ्रू किसी भी चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज द ऑप्टिकल वेवलेंथ, मींस वायलेट से लेकर के और रेड के बीच में, एंड 0.4 से लेकर के 0.7 माइक्रोमीटर के बीच में। तो हम जो नेकेड आई से रिमोट सेंसिंग करते हैं वो इसी वेवलेंथ में है। इसके बियॉन्ड हम अपने नेकेड आई से नहीं दे सकते। आप इसके लिए क्या करें? If we cannot peep beyond that, so we have to have a technology which can peep in other domains also. So there is a digital image processing technique. Using that technique, you can go beyond these
प्रेजेंस ऑफ स्केल। नेक्स्ट सी किस तरीके से आज आपके जो टॉपिक में जनरल का टॉपिक है सॉफ्ट स्किल एनहांसमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कैसे ये चीज मददगार है। यदि आप देखो तो राइट फ्रॉम द डेटा कलेक्शन थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, डेटा वैलिडेशन whether data is correct or not, and from where data you have taken is it authentic or not, and finally it comes for data analysis part, and this analysis part is done when we have the data of entire study area, and after that data is presented. So what is happening in between the data validation and data analysis? We geoinformatics people are involved। सारा हमारा खेल ही निकल क्यों? डेटा को डिफरेंट सोर्सेज से हमने कलेक्ट करने के बाद उसको हमने इस लायक बनाया कि दैट मस्ट बी अ मीनिंगफुल डेटा, क्योंकि डेटा तो बहुत तरीके का हो सकता है हज़ार वे में, लेकिन जस्ट टू अप्लाई इन एन एप्लीकेशन इट हैज टू बी इन अ मीनिंगफुल वे। सो वंस डेटा इज इन अ मीनिंगफुल वे, चाहे आप फील्ड से लो, चाहे किसी डिपार्टमेंट से लो, चाहे टोपोशीट से लो, या कहीं से भी आप डेटा कलेक्ट करो, इट हैज टू बी वैलिडेटेड। वैलिडेशन के लिए तरीका क्या है? ईदर यू गो टू रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और यू गो टू द फील्ड और you cross check the topoशीet. So if different type of validations are there, then your data is ready for analysis, and you will be happy to know since the day first when we started remote sensing program in 1988, since then we are creating only database for the entire nation. Means maximum manpower of this field was engaged in managing or gathering the data. अब आप बड़े खुशनसीब हो कि आपकी जो जनरेशन आ रही है आपके सामने सारा डेटा रेडी मिल रहा है। Now you are at the stage of data analysis. So once you are going to the field of analysis, your skills and self-employment problems become very easy. Restore this information and replicate all the knowledge whatever you have gained while collecting the data, validating the data in proper presentation. Why presentation? Because until unless we can make the things in a marketable way, we cannot put things in front of audience. यदि आज हमारे मोदी जी इस बात को जोर देते हैं कि हमने जो भी चीज तैयार की अपने देश में, यदि उसकी हमने प्रॉपर मार्केटिंग नहीं की तो हमारे देश की पब्लिक जानेगी कैसे? तो जो डेटाबेस हमने तैयार किया है, चाहे वो हमारा 250,000 स्केल पे हो, चाहे 50,000 पे हो, चाहे 10,000 पे हो, चाहे 4,000 पे हो, आज हम उसकी एनालिसिस कर रहे हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, तो उसको हम जब तक पब्लिक को ये नहीं बताएंगे कि ये डेटा हम किस लिए ला रहे हैं, मतलब जैसे मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल डॉक्टर तावड़ी ने दिखाया कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन बीइंग अ साइंटिस्ट, बीइंग अ जियोइंफॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट, आपकी ड्यूटी क्या है? ग्लेशियर के पिघलने से फर्क किस पे आ रहा है? एनीवन? रिवर्स। डेफिनेटली रिवर पे पिघलने या तो बढ़ रहा है, कम पिघल रहा है तो कम आ रहा है। अब रिवर पे पानी बढ़ रहा है तो और फर्क किस पे आ रहा है? फ्लडिंग, ह्यूमंस के फ्लड आ रहे थे, फ्लड पे आ रहा है। यदि पानी बिल्कुल कम हो गया तो ड्रॉट की कंडीशन हो जाएगी, और बहुत ज्यादा यदि पानी है तो फ्लड की कंडीशन हो गई। तो जो डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस हैं, आपकी ड्यूटी ये है जस्ट बाय दोस एप्लीकेशंस you have to derive your data in such a way so that it can apply for the mankind. Correct? Next. Okay. Now see, अभी तक क्या हो रहा था कि 60s में हमारे पास जब इस टेक्नोलॉजी के साथ हमने GIS को जोड़ा तो what was happening? We were collecting the data, we were trying to restore the data in such a way so that it can be utilized for the next time. But that time computers were not available. So our collected information was in hard copies. And if any change is there in such an area, so what we are doing? हम कोशिश करते थे कि अब फिर से जाके वहाँ की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो और यहाँ पर जो भी चेंजेस आए उनको नोट करो. So this way we were changing our information in terms of traditional GIS. And that was the real havoc part. धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूवमेंट किया और GIS का जब प्रादुर्भाव हुआ तो डेस्कटॉप टेक्नोलॉजी आई, हमारे डेस्कटॉप पर GIS अवेलेबल हुआ और आज की तारीख में हम इंटरनेट GIS पे पहुंच चुके हैं. सारी चीज हमारे पास अवेलेबल है. जस्ट फेच द डेटा फ्रॉम अनदर सोर्स, bring it to your platform and do any sort of analysis.
अब जैसे आपने कुछ काम किया and you are going to present to government, and the person who is sitting in the government, either minister ji or secretary, they do not understand the intricacies what you have done in your analysis and presentation. They want to know the result, how far you are going to develop your area. अब अपने एरिया को डेवलप करने के लिए आज इस इंटरनेट जैस में हमारे पास डैशबोर्ड्स बन गए हैं where your data is available in a dynamic way. If any change is there in data, it is changing in dashboard and it is giving you the analysis. Correct? Next, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि कोविड के केस में our center has done a very wonderful work. Every day news was coming from health department कि these many people are affected, इतनी casualties हुई, इतने जो है रिकवर हुए, इन सब की इंफॉर्मेशन को लेकर के और पूरे यूपी का एक डायनेमिक डैशबोर्ड बनाया गया जिसमें कि हॉटस्पॉट्स दिखते थे कि कहाँ कहाँ पर जो है कोविड फैल रहा है. सो राइट फ्रॉम मार्च से लेकर के और पूरा अभी तक इट इज कंटिन्यूसली वर्किंग. सो यू कैन सी इट इज अवेलेबल इन हेल्थ डिपार्टमेंट साइट. अब धीरे धीरे देखिए जीआईएस की टेक्नोलॉजी आ गई तो जीआईएस में भी कई तरीके की हैं. पहले आपको बताया डेस्कटॉप है, मेनफ्रेम आया, इंटरनेट जीआईएस है, अब वायरलेस जीआईएस भी है. आप यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे आप यूएस में अपने फ्रेंड से कोई भी चीज कैसे भी शेयर कर सकते हैं. So now things are increasing in such a way so that the problem of getting self-employment is not a problem. It is just a matter of click. How far you are taking these informations. किस तरीके से आप इन चीजों को अपने जीवन में उतारना चाहते हो. कि हर एक जो भी बच्चा इस फील्ड में पढ़ रहा है, हमारी समझ में उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि इस फील्ड के थ्रू हम अपने उन नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं और क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि सो दैट रिसोर्सेज में गेट इंक्रीज. तो उसके लिए ये सारी टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं. तब से इट वाज वेरी डिफिकल्ट इन पास्ट टाइम टू गेट अ 3D perception of an area, but this technology has given you a dimensions to think over in 3D terms for any area. आप किसी भी एरिया में उसका 3 डायमेंशनल मॉडल तैयार कर सकते हो और अपने लैब में बैठे बैठे उसके ऊपर सैटेलाइट की इमेजरी को ड्रैग करके यू कैन सी कि कहाँ पर ऊंचे एरिया है, कहाँ पर नदी बह रही है, कहाँ पर वेजिटेशन है, कहाँ पर बैरन है, एंड दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन योर डेस्क. मींस थिंग्स आर सो इजी and your skill is enhancing in that way. Proceed. पहले 2D इंफॉर्मेशन होती थी, हमने मैपिंग कर दी. लैंड यूज का आपको डॉक्टर तानी ने मैप दिखाया, लैंड यूज की मैपिंग तो कर दी, बट इट वाज इन 2D. Whether that expansion has taken place in terms of high-rise building, low-rise building, or what? 3-dimensional models are there, and you can create 3-dimensional model. You can tell if whatever development has taken place in such and such area, that development is in terms of an apartments. कि उस एरिया में अपार्टमेंट ही अपार्टमेंट बनते चले गए और आपको टेक्निक इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आप वर्चुअल इंफॉर्मेशन और रियल टाइम इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं. जस्ट बाय ड्रैगिंग द थिंग्स यू कैन गेट द रियल पिक्चर ऑफ दैट एरिया. So this is the beauty of latest GIS techniques when it is amalgamated with remote sensing and GPS. This is your geoinformatics. Next please. Hats off to father of remote sensing technology, Dr. Vikram Sarabhai, who has given us dimension right from early 60s to today's development, where number of remote sensing satellites with different resolution capabilities have been launched. And you will be happy to know not only India but other countries, those are also using our remote sensing data. Right? Number of satellites are there in the orbits and with different resolutions. They are giving information. They also are having different applications. Having different applications. Agriculture and soil. Tomorrow or the day after tomorrow, my colleague Dr. Upadhyay will be reviewing this agriculture application in detail, because this is one of the biggest target for a geoinformatics scientist where they can pivot. Whether it's the forest or environment field, water, that's my field, I will be looking after some water resources, land, weather and climate, ocean related thing, and last but not the least, the
things which we are giving rise to our mismanagement, that's a disaster, that will also be taken care by this video. अब फायदे क्या है? सवाल तो यही आता है, इतना काम करने से फायदा क्या है? फायदा ये है कि जिस ब्रिज को बनाने के लिए एक सिविल इंजीनियर धूप में पसीना बहाते हुए सर्वे लगातार करता रहता है और उसके बाद झुला के आता है, थ्योडोलाइट को एक तरफ फेंकता है, क्या यार दिन भर किया कुछ मिला नहीं, और दिन भर में जाकर के थोड़ा सा अलाइनमेंट उन्होंने बनाया. बट वंस यू आर सिटिंग इन द लैब, एसी लैब रादर, with this technology, geoinformatics, by having satellites of different time periods, you can identify or rather you can align the direction of the bridge without having any additional effort, with a minimum cost, with 100% of accuracy. इससे अच्छा और डेवलपमेंट की चीज क्या हो सकती है? And just because of this particular thing, state government has now understood the real potential of this technology, and it has been made mandatory for each and every department to utilize this technology for any developmental activities. There is a geo from state government. चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे इरिगेशन हो, चाहे वाटर रिसोर्सेज हो, चाहे ग्राउंड वाटर हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, each and every department they are utilizing. You will be happy to know that our center, what we have done in this field, we have collected the raw data. हमने कहा ना डेटा बहुत हैफजर्ड वे में हो सकता है. We have collected raw data from different 84 departments of our state. We have collected that data, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाए, एक यूनिफॉर्मिटी बनाई, and we have created a portal called SCOG, State Center of Geoinformatics, where data for each and every department is available. You can go through, you can see that data for any department. Okay, how far this technology is going to help you. Next. Now technology has taken very huge development, right from the satellite data with 1 kilometer spatial resolution to sub-meter resolution is available. आज की तारीख में आपके पास 30 सेंटीमीटर resolution का data available. Any object which has dimension of 30 centimeter on ground can be picked by the satellite sensors. Now see the wonder, if 30 centimeter thing is picked, this is going to solve your each and every problem which you are encountering as a date. Next. See, कैसे अब सबसे बड़ी चीज क्या है? क्योंकि सैटेलाइट में चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी घूम रही है, तो एक समय के बाद कुछ दिन के बाद फिर से उसी जगह पे आएगी. तो जो मल्टी टेम्पोरल इमेजेस हैं, यानी कि आज से 20 दिन पहले क्या हालत थी, आज क्या हालत है, अगले उसमें क्या हालत थी, दैट यू कैन एनकाउंटर दिस वे. नेक्स्ट प्लीज. ओके, नाउ सी द डायमेंशन. जस्ट ये हमने केवल आपको इसलिए दिखाया कि एक यहाँ पर 100 यस 1000 ये 1000 मीटर की एक हमने स्केल में चीज आपको दिखाई है कि 1000 स्केल पे कैसे दिखेगा. तो नाउ सी द smallest dimension of a lake or pond, which was not possible to monitor anyhow while being in the field, but through satellite with such type of resolution you are able to pick. आगे देखिए, like similar small streams, आगे छोटे-छोटे wetlands, agricultural fields, urban areas, forested area. Okay, next आगे बढ़ते. और इसको ये सब वही है जो दिखा रहे हैं आपको. आइए अब नाउ सी, हमारे प्रयाग में सबसे बड़ा जो कुंभ होता है, कुंभ के दौरान आपको पता है कि संगम में पूरा एक शहर बसाया जाता है. तो which technology is going to help district administration? Only remote sensing, only this geoinformatics. Because see, the condition in 15 January 2013, उस समय क्या कंडीशन थी, और 8 फरवरी को जब पूरा टाउनशिप बस गया तब क्या कंडीशन है, that you can monitor how much development has taken place in the Sangam area. Next please. Okay, सही. ऐसा बताइए बहुत, ये आप उसको देख चुके हैं. Now see, mapping at different scales for different resolution data. Here, what I have shown you here. Now see, the image has shown on a scale 1000. One is 100,000. Okay, now see next. And for the same area on 50,000. Next. So for the
same area 25,000, for the same area on 10,000, and for the same area on 5,000. So what you have encountered in different scales, the clarity about the objects is enhancing manifold. At least लगभग हर ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट प्लीज. आगे ये डिफरेंट डेटास के लिए. ओके, पढ़ा दीजिए. ओके प्लीज प्लीज. हाँ, बस ध्यान रखो. नाउ सी while in his lecture Dr. Tambi told just for the soft skill you can go for the digitization of cadastral maps. एक चीज being a scientist of geoinformatics हम आपको बताएं, one cannot mutate the records of revenue. इसको गांठ बांध लीजिएगा. Of course we can scan. जरा कल्पना करिए कि 25 साल से कोई कपड़े का मैप किसी ऑफिस में तोड़ मरोड़ के रखा हो और जब आप उसको खोलेंगे तो उसके डायमेंशन फर्क हो जाएंगे कि नहीं. मान लो कि जहां से मोड़ा गया वहां हमारा खेत पड़ा था, खेत हमारा वहां पड़ रहा था. जब उसको आपने उसको स्कैन किया, डिजिटाइज किया और एरिया उसका कुछ कम बता दिया. अब हम तो रोड पड़ेंगे भाई, हमारे खेत का एरिया इतना सा कम कैसे हो गया. सो दिस वे वी कैन नॉट म्यूटेट आवर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स. स्कैनिंग इज ओके, digitization is okay, but while doing digitization we have to take care of revenue records also, कि उस पर्टिकुलर फील्ड का एरिया कितना था वो चेंज नहीं हो सकता. और आप लोग यदि कोई गांव से ताल्लुक रखता हो तो पता होगा कि एक खेत के 4 हिस्से हुए और यदि कहीं 4 के 3 ही रह गए तो पूरी चल जाते हैं. तो we cannot need to play with these things. Next. क्या एडवांटेज है वो सब दिखाएं. चलिए बढ़ाइए इसको. हम आपको वो चीजें दिखाना चाहते हैं जो आपको वास्तव में थ्रिल करेंगे. Now see the water resources. First, my favorite. वाटर कहाँ से आता है. नेक्स्ट में बढ़ाइए इसको भी बढ़ा दीजिए. ओके, now see the part. Only this much part which is written at the top that we have to maintain because rest of the water is there in the form of ocean. उसके लिए हम भूल जाएं जो फ्रेश वाटर के फॉर्म में है, whether it's be a surface water or ground water, that we have to manage. और इस छोटे से पार्ट के वाटर को मैनेज करने के लिए आज हम क्या कर रहे हैं. मैनेज करना तो दूर, अंधाधुंध बोरिंग करते हैं. जस्ट इमेजिन कि if an injection is given to you on any part of your body, you feel pain. 2 injections, more pain. 3 injections, more pain. More injections, more pain. And if you are continuously getting more and more and more and more injections, what will happen? Anyone? Obviously, the same way we are injecting water from the earth continuously and rather pulling out the water, what will happen? We are putting hollow spaces and the day will come when land subsidences will be there. So these are the applications which you have to study. ये नहीं कि कितना पानी निकाल लिया, ये तो मैकेनिकल काम है, लेकिन उसका implication क्या हुआ? That you have to study as a scientist of geoinformatics. Next, now see, ये तो क्लास 6 से हम लोग देखते हैं. तो चाहे पहाड़ों पे बर्फ हो, उससे पिघलने वाली पानी हो, सरफेस में बहता हुआ पानी हो, और चाहे फिर आकर के वो जमीन के अंदर चला जाए, ग्राउंड वाटर हो, और या फिर आके नदियों में मिल जाए, सॉरी समुद्र में मिल जाए. इन सारे पानी की हमें स्टडी इस टेक्निक के माध्यम से करनी है. लेट अस सी कैसे आगे बढ़ेंगे. बस व्हाट इज हैपनिंग. व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन अ डेटा फॉर अ पर्टिकुलर रिवर फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स. और कब का लिया? जब उस नदी में पानी जो है उसके बैंक तक पूरा फिल था. तो व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज शोइंग कि इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स हाउ फॉर रिवर इज बिहेविंग. रिवर की डायनेमिज्म आपको पता चल रही है, रिवर से निकले हुए पानी की आपको इंफॉर्मेशन पता चल रही है. अब रिवर से निकला हुआ जो पानी है जो फ्लड के फॉर्म में आया उसने क्या किया, जो इंप्लीकेशन है वो क्या है, आपकी क्रॉप चौपट हो गई, आपकी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, बहुत से कैटल मर गए. दैट स्टडी इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. ये सारा काम तो हो चुका है, आपको उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनको नैरेट करना है. नेक्स्ट प्लीज. अब इनमें क्या गैप्स हैं
बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जो अनटच रह जाती हैं, जिनको हम अपनी स्टडी के दौरान बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, चाहे वो स्पेशल और टेम्पोरल वेरिएशन के बारे में बात हो, मल्टी सेक्टोरल में कैसी रिक्वायरमेंट है उसको हम प्रॉपरली एड्रेस कर पाए। मान लीजिए कि सपोज इस एरिया में आपको पता है कि गोमती के किनारे में बैठे हैं, तो सबको मालूम है कि कितना भी पानी निकाल लो गोमती के किनारे धीरे धीरे रिचार्ज होता रहेगा, पानी मिलेगा। लेकिन हम आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स यहीं बना रहे हैं और उस इलाके पे ध्यान न दें जो गोमती से बहुत दूर है, तो नाइंसाफी होगी ना। So that's what कि many of the expanding multi-sectoral जो डिमांड है उनको प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं कर पा रहे। लॉस ऑफ सरफेस स्टोरेज ड्यू टू रिजर्वायर सेडिमेंटेशन, आपको पता है रिजर्वायर में लगातार सेडिमेंटेशन होता रहता है, तो उसका प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब सेडिमेंट से ही भर जाएगा तो पानी कहाँ भरेगा उसमें, और जब पानी नहीं भरेगा तो नीचे भी बिजली पैदा करने के लिए नहीं चाहिए, वो पानी नहीं मिलेगा। तो दैट दीज आर द एप्लीकेशंस व्हिच वी हैव टू स्टडी। रिंग ड्रॉट की समस्या शुरू हो जाएगी या फ्लड की समस्या शुरू हो जाएगी, और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द कंट्री जो चीजें हमें चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। अब आप देखो थोड़ा सा बैक करिए नाउ सी, हमने यहाँ पर आपको क्या दिखाया कि पानी लगातार कम होता जा रहा है, ठीक है। तो पानी कम होने की वजह से क्या हुआ कि जो क्रॉप के लिए रिक्वायरमेंट थी दैट रिक्वायरमेंट वी आर नॉट मीटिंग। एक टेक्निक होती है हमारे यहाँ एनडीआई, ठीक है। डॉक्टर उपाध्याय जब बताएंगे तो वो इसको बताएंगे बहुत कायदे से। हम आपको सिर्फ वो चीज दिखाना चाहते हैं, आपके दिमाग के अंदर वो चीज पैदा करना चाहते हैं। जैसे कल आप डॉक्टर उपाध्याय से 50 क्वेश्चन पूछो अपने को बचाने के लिए, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर नाउ सी, इस सितंबर के महीने में एनडीआई का इंफॉर्मेशन और ऊपर उसका प्लॉट नेक्स्ट एक ही करिएगा। अक्टूबर के महीने में एनडीआई बढ़ा, क्यों बढ़ा? एक सितंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में चेंज क्या हुआ? हाँ, रेनफॉल, temperature, October heat, temperature also, October heat. good. So if all these three parameters are clubbed together, so just because of this, what is happening? See the vigor of the vegetation, it is changing. Again, next in November, okay. Now see in the November and December. Next in January, February. Now see the changes. Now अब गर्मी आ रही है, March. Next April. Now see the changes. May and June, it is entirely yellow, means the things are in say grip of drought. So this way things are changing. Next आगे बढ़िए, जुलाई में देखिए फिर आगे बारिश आई और फिर उसके बाद से ठंडी बढ़ रही। So this way changes are occurring and drought is taking place. तो हमारा काम क्या है as a geoinformative scientist, just to monitor this type of changes regularly and give the real implications which are falling on our agriculture system. आप देखो जैसे यूपी के केस में देखो, हमने जून के लिए दिखाया, जून के 1 तारीख से 15 तारीख के बीच पहला। तो दिस ब्राउन पार्ट दैट इज अ ड्रॉट प्रोन एरिया, और दूसरा वाला पार्ट दिखाया ड्रॉट प्रोन एरिया जून में बढ़ गया। नेक्स्ट प्लीज। अब आप देखिए जुलाई में क्या हुआ कि जो बढ़ा हुआ एरिया थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि शायद कुछ बारिश हुई। और ध्यान दीजिए तराई वाला एरिया भी सेकंड फोर्टनाइट में इस तराई वाले पार्ट में आते हैं कुछ पर्पल कलर आने लगा, यानी कि जो वेजिटेशन थी तराई वाले एरिया में नई वेजिटेशन निकलनी शुरू हुई और उसके रिफ्लेक्शंस की वजह से वहां पर हिंदी आपको फर्क नजर आ रहा है। नेक्स्ट प्लीज। और धीरे धीरे देखिए ऊपर तराई वाले पार्ट में आपको पर्पल पार्ट बढ़ गया और ब्राउन धीरे धीरे घट रहा है। नेक्स्ट प्लीज। एंड दिस वे नेक्स्ट प्लीज एक और होगा। हां या अगस्त में पूरा नई वेजिटेशन आ गई, ड्रॉट पूरा खत्म हो गया। तो ऐसा ही साइकिल्स चलते रहते हैं। इफ यू आर अप्लाइंग दिस इंफॉर्मेशन on not only on the district basis but the entire state basis, number of applications related to your agroclimatic information, related to environmental effects, these things you can assess. आगे ठीक है। वाटर रिसोर्सेज में वाटरशेड को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, फ्लड को कैसे करते हैं, दिखाते हैं आगे। Now see, mapping regional inundation with scale drawn help है SAR data। यहाँ पर हमने क्या किया? वही SAR data। SAR data कभी किसी नाम सुना? The synthetic aperture radar, that is a microwave data। Because जिस समय हमारे यहाँ
बाढ़ का मौसम आता है या बारिश का मौसम आता है तो मंथ कौन सा होता है? सावन वाला। सावन के महीने में क्या होता है? बादल छाए रहते हैं। और इफ क्लाउड्स आर देयर इन द स्काई तो व्हाट विल हैपन? क्लाउड्स को पेनिट्रेट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नीचे की इंफॉर्मेशन नहीं बता पाता। Here there is a failure of optical remote sensing. So we go for microwave data. और उस माइक्रोवेव डेटा में यानी क्लाउड भी होता है तो उसको भी पेनिट्रेट करके आपको इंफॉर्मेशन देता है। नाउ सी द थिंग्स कि किस तरीके से फ्लड की इंफॉर्मेशन बदल रही है ओवर अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम इन एन एरिया। नेक्स्ट Now see, here I have shown you a picture for an area where the river is having water and that water is limited up to this bank. धीरे धीरे बारिश का मौसम आया, नदियों का पूरे बैंक्स जो है पानी से भर गए और इतना ज्यादा पानी बरसा कि पानी स्पिल आउट होकर के बाहर आने लगा। And once this water is coming out, it is spread in this area with the black part. तो हुआ क्या इस black part की वजह से? This entire agricultural land has been destroyed. Being a geoinformatics, आपकी ड्यूटी केवल ये नहीं है, आपकी ड्यूटी ये है कि जो एग्रीकल्चर लैंड डिस्ट्रॉयड हुआ वहां के लोग तो रिलीफ मांगने नहीं आ रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को? भाई जब बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है तो राहत सामग्री बढ़ती है। अब इस गांव का आदमी जो है यहाँ से चल के आया, डीएम के पास पहुंचा और बोला सर हमारा खेत डूब गया है, हमारी फसल डूब गई। Should he get some money from government? Yes. कहाँ? उसका खेत तो नहीं डूबा है, ग्रीन वाला पार्ट। So if you are having this type of information, immediately you can tell the relief material must be given to those people who are limited up to this area, not beyond that. Okay? ये थोड़ा कुछ देखिए 2000 में क्या केस था बाढ़ का। ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत बड़ी स्टोरी है। Overnight we did a work for that flood and we gave the information to Chief Minister, the then Chief Minister, and this much area was inundated. Right, आगे बढ़ो। और आगे बढ़ो। Now see, जो क्लाउड वाली हमने बात बताई, क्लाउड की वजह से नीचे की चीज आप नहीं देख पा रहे हो। नेक्स्ट प्लीज। तो ये हमारे पास रडार से डेटा या माइक्रोवेव डेटा आया और इसने बताया कि यहाँ जहाँ पानी था वो ब्लैक दिख रहा है, बाकी ग्रेइश पार्ट दिख रहा है। ओके, नो सी ज्योग्राफी सब पहचान रहे होंगे कहाँ की चीज है ये? विच प्लेस? अफ्रीका। सहारा रीजन, सहारा रीजन, सहारा रीजन, कनाडा, सहारा सहारा रीजन। सहारा है ना? सहारा तो ज्योग्राफी में पढ़ाया गया था, ऊपर है नॉर्थ वेस्ट में। Which country is here? माली। सऊदी अरब उधर है, इधर। सऊदी अरब में वो बीच में सेंट्रल पार्ट के देख रहे हो ना? हाँ, उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या पॉइंटर है क्या? आपको बीच बीच करके हाँ, ये हाँ अटलस का कंट्रोल टीम। ये कौन सा कंट्री है? नाइजर। इसलिए मैंने प्रपोजल रखा था कि यदि आप एमए के बजाय एमएससी ज्योग्राफी की डिग्री ले लोगे तो यू विल बी हैविंग मच मोर बिगर डायमेंशंस। अब आप ज्योग्राफी में हो, सवाल हमारा केवल यहीं अटक के रह गया। Any person from the field of geography can tell which particular country is this? चार्ट का नाम सुना है? हाँ सर, माली के भी। अच्छा, माली। तो चार्ट में एक लेक हुआ करती थी, नाउ लेक। प्रीवियस जाइएगा, शायद वो प्रॉपर्ली क्लिक नहीं हुआ। हाँ, इसी क्लिक करिए।
working here, but क्या FNF4 करके छोड़ो what actually I wanted to show कि there is a lake which is known as the Chard Lake. It was the lifeline of that entire country once upon a time. जैसे हमारे शहर की गोमती नदी, अब वो लेक धीरे 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 मिसमैनेजमेंट की वजह से श्रिंक होती चली गई। लोगों ने उसमें इंक्रोचमेंट शुरू कर दिया, उसका पानी सूखता चला गया और आज वो लेक जो एक तालाब की तरीके से रहती है, जो कभी कहीं लाइन हुआ करती थी किसी कंट्री के लिए, नाउ दैट्स अ सिंपल पॉन्ड। So what has the real implication of that changing pattern? That has changed the environmental and ecological parameters of entire country. जिस कंट्री में बहुतायत में पानी था सरफेस वाटर, आज वहां पर सरफेस वाटर के लिए प्रॉब्लम है। And things are changed. सारी एक्वेटिक लाइफ वहां की खत्म हो गई। नेक्स्ट प्लीज। अब देखो, जैसे अपने मैनपुरी में हमने सतई गाँव के लिए दिखाया कि एक बार कैसी चिल्ली रही, नेक्स्ट 76 में कैसा था, फिर 97 में क्या हुआ, 98 में लेक कैसी हुई, 99 में कैसी हुई, 2000 में कैसी हुई और 2002 में कैसी हुई। दिस इज नॉट आवर जॉब। ये एक मैकेनिकल काम था। हमारा जॉब क्या है कि ऐसा कौन सा रीजन था जिसकी वजह से लेक श्रिंक होती चली गई, दैट यू हैव टू कोरिलेट। दिस इज द वर्क फॉर अ जियोइंफॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट। तो देखा गया कि वहां पर लगातार जो रेनफॉल पैटर्न है इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स दैट इज डिक्रीजिंग, और जो वाटर का यूसेज है, क्या हुआ कि जो हमारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज थे उनका भी हमने मिसमैनेजमेंट किया, वो पानी सूखता चला गया, रेनफॉल घटती चली गई। तो ये है, so this way you have to do your studies. Next please. इसी तरीके से और लेक्स के लिए और बढ़िया for different lakes. Similarly for the rivers, आपको वैदिक सरस्वती रिवर के बारे में मालूम है। सब कहते हैं सरस्वती रिवर है, संगम में आपको दिखती है प्रयागराज में, बट सरस्वती रिवर के जो ट्रेसेस हैं वो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही पता किए गए। एंड एंटायर रिवर हैज बीन ट्रेस्ड। नेक्स्ट प्लीज। दिस वे these are the traces. मैं जानबूझ के कारण इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ, यदि आज कारण बता दूंगा तो बहुत से लोग डिसाइड कर लेंगे अरे यार इसमें नहीं मजा है, दूसरी वाली फील्ड में डिजर्वेशन करनी है। कारण नहीं बताऊंगा तो शायद 50 में से 2 लोग तो तैयार हो जाएंगे कि नहीं हमें इसमें आगे काम करना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। So other fields for irrigation water management, for infrastructure mapping, for reservoir sedimentation, so these are different domains where this geoinformatics technology can take place. Next. आपने सुना होगा रिवर की इंटरलिंकिंग का बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, माशेलकर साहब के समय से 1950 से अर्ली 50s से चला आ रहा है। Linking of the river is a solution for giving relief us from the drought and flood. Is it? आप लोग ऐसा सोचते हो? दो नदियों को आपस में हम जोड़ दें, क्या ये सोल्यूशन है कि हम जिस एरिया में बाढ़ आ रही है उसको मिनिमाइज कर देंगे, या जहाँ सूखा पड़ रहा है वहाँ ज्यादा पानी लाके उसको सूखे से प्रभावित नहीं होने देंगे? ऐसा Being a geoinformatics scientist, your duty is just to think कि आखिर नदी ने वही पास क्यों लिया जिसमें वो बह रही है, बिकॉज दैट वाज द लोएस्ट पार्ट। यदि वो लोएस्ट एरिया नहीं होता तो पानी कहीं और से भी बह सकता था, स्लोप वो लोएस्ट था, दैट्स व्हाई वाटर इज कमिंग फ्रॉम दैट एरिया। एंड इंटरलिंकिंग ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रीम्स ईदर बाय ए कैनाल और बाय एनी अदर मैन मेड स्ट्रक्चर मींस वी आर गोइंग टू इंटरप्ले विद द रियल टोपोग्राफिकल डिटेल्स। एंड इफ वी आर जस्ट doing this type of activity means we are putting our natural resources in danger. एक फायदे के लिए 5 नुकसान कर लेना कहाँ की ईमानदारी है? So in such a way you have to think. Next please. बड़ा ये बहुत सारी एप्लीकेशन है, आगे आपको भी। Now other thing is if water is percolating into the ground, it is groundwater, and that groundwater that can be the pockets of the groundwater on any terrain can be picked directly or indirectly by this technology. Next please. इतने सारे parameters, whether it's your base information,
is related to hydrological information, geomorphological information, structural information. If all these informations are clubbed together, that gives the information if this pocket must be good for the water resources. Next is दिखाइए जरा बताना है. Now see this part. It's a wonderful map. Way back in 1997, a mission, Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission, it came in India, where it was planned to give a groundwater prospect map of entire nation in terms of drinking water. So what happened? If you see in this map, different colors are shown, right? Orange, green, yellow, and this is blue. Blue here. These different colors are denoting the level of the prospects which is available underneath at that particular place. नीला वाला पार्ट वहां पर ग्राउंड वाटर के प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं. लाल वाला पार्ट ग्राउंड वाटर के प्रोस्पेक्ट बहुत पुअर है. लेकिन बीइंग अ जियो इन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट हमारा काम यहाँ नहीं खत्म होता है कि लाल पीले नीले रंग से रंग दिया और बता दिया. हमारी ड्यूटी क्या होती है? इफ इन रेड पार्ट वाटर इज पुअर, हाउ टू ऑगमेंट वाटर इन दैट प्लेस. कौन से हम वाटर के स्ट्रक्चर्स बनाएं आर्टिफिशियल जो यहाँ के वाटर को ऑगमेंट कर. एंड वंस वाटर इज ऑगमेंटेड इन दिस दोस एरियाज, थिंग्स विल बी इजियर फॉर द पीपल वेरी पुअर एट दैट पॉइंट. अब इसके साथ ध्यान से देखिएगा कि नॉट ओनली कलर के साथ साथ और जियो इन्फॉर्मेटिक्स की क्या हमने टेक्निक यूज की. वी हैव गिवन डिफरेंट शेड्स, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड इंक्लाइंड लाइन. If horizontal line is there, it means you have to drill at that particular place in a very shallow level. और vertical line माने deep level. तो 30 मीटर से लेकर के और 80 मीटर तक कहाँ हमें drill करना है, that is also reflected over here. So this is the work of geoinformatics. ये केवल लाल पीला नीला बना देना remote sensing data से, that is not the case for the geoinformatics scientists. You have to give an application how far it is going to affect the society and how far we can help. Next please. चलिए आगे बढ़ें. Now see the areas which were falling under the red zone, यानी कि वहाँ पे पानी बहुत कम था. यदि हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएं जो वहाँ पर पानी को नीचे परमेट करा सकें जिससे कि वाटर का लेवल ऑगमेंट हो, वो कैसे होगा? दिस टेक्नोलॉजी, दिस जियो इन्फॉर्मेटिक्स इज वेरी हेल्पफुल. फील्ड के थ्रू आप इस तरीके के स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते. कुछ गाइडलाइंस पर लिखी हैं कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की स्ट्रीम हो, फुटिंग पे इलाका हो और एरियाज में है वो 0 से 5% के स्लोप हो. तो ऐसे एरियाज में हम इस तरीके के चेक डैम्स बना करके पानी को रोक सकते हैं. एंड वंस यू आर ब्लॉकिंग द वाटर एट पर्टिकुलर प्लेस along the different streams, so at number of places you will put check dams. What will happen? छोटे-छोटे रिजर्वायर में उनके पानी होकर रुकेगा और वो पानी जब सीप करके नीचे जाएगा तो ग्राउंड वाटर लेवल को ऑगमेंट करेगा. नेक्स्ट. Similarly, for population of the tank. Next, for नाला बर्न. Next, इसी तरीके से रिचार्ज वेल और रिचार्ज पिट. और जो हिली इलाके होते हैं वहाँ पर डाइक्स बनते हैं. बस एक. So what is happening? We are now passing through the stage where we have tried to manage surface water as well as groundwater. Means through this technology we are trying to manage these two. But the source of these two waters is basically a glacier. What actually glaciers are doing? दिखाइए. Next please. Next. बढ़ाइए सब और ग्लेशियर के बारे में स्टडी करना, उनकी इन्वेंटरी बनाना, उनके रिवर और कैसे चेंजेस आ रहे हैं वो बनाना, क्या रिलेशनशिप है, उनके लेटलॉन्ग क्या है, इनकी इन्वेंटरी को बताना, एयरबॉर्न सेंसर से या स्पेस सेंसर से पढ़ना, इसके अलावा डिफरेंट सैटेलाइट डेटा की मदद से चेंजेस को बताना. दिस इज अ वर्क फॉर अ रिमोट सेंसिंग साइंटिस्ट हु इज novice. As far as a geoinformatics scientist, your duty is beyond that. क्या है? Next. Now see, Dr. Tani has also showed this. I'm privileged to work under him. I started my career under him, and he was the mentor who asked me to stand up in front of the audience to speak. So
वो इस समय नहीं बैठे हैं, अदरवाइज मैं उनसे यही कह रहा था कि आपको तो बोल के गया रिकॉर्ड करो और मैं बोल दूंगा तो शाम को मैं क्या यार बोलते हो। So what is happening? That's what I wanted to show you here. From the satellite data, just to see the glacier, its snout, its other associated feature is not huge. ये सब पुरानी बातें होंगी, तो आज क्लास 8 के बच्चे को भी आप दे दो, थोड़ा दिन बाइजू में अभी ये आने लगेगा, आप उनको दिखाओगे, they will learn and they will interpret. आपको आश्चर्य होगा मोदी जी के इस विजन को याद करके कि ITI पास बच्चों से वो GIS का काम गुजरात में कराते हैं। An entire state has made all the cadastral maps in a digital form. Gujarat is the only state in India. So this was his vision. तो अब आप यहाँ पे नॉलेज कहाँ गई आपकी? तो ITI का 8वीं पास बच्चा था, हाई स्कूल पास बच्चा था, and you are a post graduate. So जब आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपका नॉलेज लेवल इतना हाई है कि यू मस्ट गो बियॉन्ड दैट। कैसे? नेक्स्ट प्लीज। व्हाट एक्चुअली इज आवर सैटेलाइट डेटा, वाइट वाला पार्ट सारा स्कूल का दिखा रहा है। हमने उस समय का सैटेलाइट डेटा आपको दिखाया व्हेन मैक्सिमम स्नो वाज इन दैट एरिया। नाउ सेकंड पार्ट, दिस इज द एरिया वेयर नेक्स्ट दिस इज द एरिया वेयर स्नो हैज मेल्टेड, यानी कि गर्मी के समय का। तो जाड़े में जितनी बर्फ गिरी और गर्मी में जितनी बर्फ पिघल गई, वो जो डिफरेंस आया इस दोनों की एरिया को माइनस कर दो तो वो बर्फ कहाँ गई? या तो पिघल गई या इवेपोरेट होकर के उड़ गई। तो जो पिघली दैट विल कम इन फॉर्म ऑफ वाटर। विद व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज कमिंग डाउन स्ट्रीम, दैट इज योर जॉब, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर गोइंग टू हेल्प डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स। आगे now see 1850 से आपको हम उसी मॉडल को दिखा रहे हैं। दिस इज एन एरिया व्हिच इज फुली कवर्ड विद ग्लेशियर। आफ्टर 10 years glaciers are receding back। 70 में और recede देकर, बट केवल सफेद वाले पार्ट को मत देखिए। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग इन वैली पार्ट आल्सो। मोस्ट ऑफ द एरिया व्हिच वाज ग्रीन lush is now changing into meadows। So in 1920 and 30 glaciers are receding back and the downstream areas are also changing. So your job is to assess this type of information as a geoinformatics scientist. अस्सी में ये थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ये है स्टोरी आज की। अब ग्लेशियर खत्म हो रहा है और अब आगे 10 साल बाद क्या होगा ना उसमें 2050 में क्या होगा, 60 में क्या होगा। See the area which was fully green, a lake has been formed here। क्या मतलब हुआ? ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। क्या मतलब हुआ? A lake has been formed in that area which was completely a green area a few years back, rather 100 years back. It has completely changed the environment of that area just because of the recession of the glaciers। और उसकी वजह से ये जो लेक इस तरीके की फॉर्म होती हैं, जहाँ पे कभी ग्लेशियर के फ्रंट में जो लेक बनती है उन्हें कहते हैं प्रो ग्लेशियर लेक्स। और जब प्रो ग्लेशियर लेक्स इस तरीके की बर्स्ट करती हैं तो जैसी अभी सिचुएशन हुई ना, ऐसी सिचुएशन। दिस इज योर जॉब। अब देखो कैसे क्या हो रहा है। इसमें हमने क्या लिखा है, ये एक ग्लेशियर का है और ग्लेशियर का, इसमें ये हम स्नाउट को दिखा रहे हैं। रेड वाले पार्ट को देखिएगा, हाउ स्नाउट इज चेंजिंग इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। और जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंजिंग स्नाउट मींस मेल्टिंग ऑफ द स्नो और आइस, a lake is formed in front of the glacier mouth। So if these type of changes are occurring in an area, we have to study those areas very carefully। Next please। उसकी वजह से होता क्या है कि आसपास के एरिया की जियोमॉर्फोलॉजी बदल जाती है। जैसे ग्लेशियर में चेंजेस होंगे, ग्लेशियर रिसीड करेगा, मोरेन्स डेवलप होंगे, मोरेन्स में जब फ्रिक्शन होगा तो दूसरे तरीके के मोरेन्स गिरेंगे। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नॉट मेनी जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर देयर इन द एरिया। If geomorphology is changing, that is going to affect your downstream area as well, so as your climatic parameters। Next, what is
as a geoinformatics scientist you should consider. Next. मैं एग्रीकल्चर नहीं बताऊंगा डॉक्टर उपाध्याय, मैं नहीं बता नहीं, दिस इज योर ड्यूटी. आई एम वेरी सॉरी जस्ट बिकॉज डॉक्टर उपाध्याय is being in front of me. I cannot take any opportunity to tell those things which is of his domain. So केवल इतनी चीज कि हमारा देश कृषि प्रधान है. हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है, वहां पे यदि एग्रीकल्चर में किसी तरीके की समस्या होती है, चाहे 3 कानून ही क्यों ना बन जाए, ऐसे ऐसे आंदोलन शुरू हो जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हम जियोइंफॉर्मेटिक्स के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, टोटल प्रोडक्शन, क्या हमारा आउटकम है वो, और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिनकी मदद से उसको बढ़ाएं. बस एक छोटी सी चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक समय 98 में आप देखो किसी एरिया में हमने लिखा है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैसी है, डबल क्रॉप, रबी वाला एरिया, और 9-10 साल बाद क्या कंडीशन हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर मैनेजमेंट. ठीक है, आगे not only for crops but horticultural crops also, for this type of mustard, potato, wheat, beans, this type of information also we can do these studies from this technology. थोड़ी देर में बात करें. Similarly for the soils, how for soil is taking role. soil इसलिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो वाटर हो चाहे एग्रीकल्चर हो, सॉइल एक ऐसा पैरामीटर है कि उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन आएगा तो दोनों चीजें affect है कि वो सॉइल किस कमांड एरिया में आती है, यानी उसका डेवलपमेंट बहुत जरूरी है. इफ दैट इज डिटोरेटिंग मींस आवर सॉइल इज गेटिंग डिटोरेटेड. सॉइल की कंजर्वेशन की हमें स्टडी करनी चाहिए, कैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम प्राप्त कर सकते हैं, ये सब चीजें हमारे वाटरशेड के मैनेजमेंट में यूजफुल होती हैं. और फाइनली जो लैंड इस लगातार इरोजन की वजह से बर्बाद हो चुका है, उसको कैसे हम कंजर्व करें, क्या कैसे रिक्लेम करें, इस तरीके की स्टडी में सवाल करते हैं. वो यहाँ दिखाएंगे बड़ा ये सब है. और नाउ सी हियर व्हाट आई शोन यू क्रॉप सुटेबिलिटी स्टडी कि क्लाइमेट, सॉइल और सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक की वजह से कौन सा एरिया किस क्रॉप के लिए सुटेबल है. एज ए जियोइंफॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है whether this particular area is good for paddy or cotton or castor or whatever soil is there. So land suitability is also required, and that is on the basis of land parameters, soil information, hydrological parameters. These informations, when these are clubbed together, we can prepare this type of information. So as a student of geoinformatics, our duty is just to do for these. कितना एरिया मतलब इरिगेशन के लिहाज से बहुत अच्छा है, कितना एरिया अच्छा नहीं है, इसके बारे में पता करो. क्यों? कुछ ऐसे एरिया जहां पर इरिगेशन की आवश्यकता ही नहीं है, बट वी आर गिविंग नंबर ऑफ इरिगेशन प्रैक्टिसेस, मींस वी आर पुटिंग एक्स्ट्रा वाटर. हेलो नहीं नहीं and similarly on the basis of the soil depth, the slope which is prevailing there, the problem of salt, whether area is not wetted or not, how much area is smooth or stoniness, what is the condition of water logging, these all information तो सारी आपने रिमोट सेंसिंग से बनाई, लेकिन एज अ जियोइंफॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट आपको करना है you have all this information, you can get the information related to land capability, whether land is capable for that particular soil or not.
This is your job. Whether the land is suitable or not, or land productivity कितनी है, irrigability कितनी है, these are the informations which you have to give. Next. इसी तरीके से प्रोडक्टिविटी के लिए एक यूएस ने तो पूरे अपने यूएस के लिए बना रखा है. So they are showing by different colors how far the land is productive in different domains. So this is the thing which you have to do. Next. Now the most important part is Earth, because we are living on that. As a geologist, I am thinking underneath of the Earth. As a geographer, you are thinking above the surface of the Earth. And remote sensing is allowing us to just look the things which are lying on the surface of the Earth. But now you are neither a geographer, nor a geologist, nor a remote sensing scientist. You are a geoinformatics man. So you have to think in a total way. How? In a total way, what are the processes which are taking place just because of the ruggedness of the rocks in terms of geomorphological feature? And just because of this roughness, how much area is getting into erosion that you have to report it? And just because of the erosion, what are the factors which are triggering the landslide? How far seismotectonic activities are taking roles? What are the engineering structures which can be designed or assessed through this technology? How far minerals can be targeted? And suitable bridge site, barrage site, road alignment, these things are very important. And finally, lithological and structural mapping are those domains which has been already done by different scientists in past. Your point is just to apply this thing for these many applications. Next please. अभी मैं बता रहा था कि एक PWD से ब्रिज कॉर्पोरेशन से किसी साइंटिस्ट को या किसी इंजीनियर को ब्रिज का सर्वे करने का काम किया गया जी. Normally JEs they go for the survey part, they give to report to A give to XCN, and then it goes to superintendent engineer. This way it percolates. What happens if in between a minister, I'm sorry to say, a minister or विधायक जी comes into the picture, and if he says no, ये ब्रिज जो जाएगा तो हमारे घर के दरवाजे से जाएगा. उस जेई को क्या था? He took the survey in such a way and he has given the drawing to A. साहब ये ब्रिज ऐसे जाएगा. उसका भी सेट हो गया. And what happened? That bridge has been constructed, and unfortunately the river has migrated from that place and it is hanging. There was no consideration of geoinformatics people. यदि उनको ध्यान कर लिया होता, उनसे पूछ लिया होता, तो उन्होंने क्या किया होता कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स के सैटेलाइट डेटा से रिवर के माइग्रेशन की स्टडी की होती, एक के ऊपर एक सुपरइम्पोज किया होता, और जहां मिनिमम शिफ्ट है उस जगह ब्रिज को रिकमेंड करते, और जब ऐसा ब्रिज रिकमेंड करते तो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स के लिए वो ब्रिज खड़ा रहता. So this way your duty is to do in favor of nation. Next. अब देखो कैसे लैंडस्लाइड दुनिया में किस तरीके से है कि एक जियोइंफॉर्मेटिक्स का कमाल है कि नाउ वी हैव एनिमेटेड द लैंडस्लाइड ऑफ एंटायर वर्ल्ड इन अ सिंगल फ्रेम. जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इस तरीके के साल तक के मैंने दिखाया कब कहां कितनी ज्यादा लैंडस्लाइड्स है. तो योर जॉब इज जस्ट टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क. नेक्स्ट. इसी तरीके से सिस्मिक जोन्स कि कौन सा एरिया कितने बड़े सिस्मिक जोन में आ रहा है. हम तो बहुत खुश हैं, एलओएल वाले कुशन में बैठे हुए हैं, यहाँ तो अर्थक्वेक इतना आ ही नहीं सकता. लेकिन जरा सोचो थोड़ा सा निकल करके और कैपिटल रीजन की तरफ चलो. जोन इज चेंजिंग एंड पीपल आर रियली अवेयर ऑफ अ बिग अर्थक्वेक दैट मे कम एनी टाइम. तो वेयर आवर रोल इज, कैसे हम इसमें देखें, तो हमें उन एरियाज में जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा सीवियर जोन्स में हैं और ग्राउंड वाटर की हम लगातार ट्रोलिंग करते जा रहे हैं, तो सब बंद करें. क्योंकि लैंड का सब्सिडेंस भी तो ट्रिगर करेगा ना धीरे धीरे. जब अर्थ में कोई भी सिस्मिक एक्टिविटी होगी और नीचे हॉलो होगा तो दैट एक्टिविटी विल इनहैंस मैनीफोल्ड. तो हमारी ड्यूटी क्या है कि जस्ट स्टॉप से एक्सटेंसिव ड्रिलिंग ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ वाटर इन दोस एरियाज. नेक्स्ट.
समुद्रों में तूफान आते हैं, बहुत सारे झंझावात आते हैं, कितना एरिया डूब जाता है, इसकी स्टडीज भी हम डेटा की मदद से करते हैं। नेक्स्ट, देखिए वही जैसे लखनऊ का समय दिखाया था। नाउ सी इट्स इन अ डायनेमिक वे, whatever image was shown to you, that was work from a remote sensing site. But as geoinformatics, when you are equipped with each and every technological parameter, we become yes, ऐसे होता है। So this way our land is expanding in different periods of time. वो क्या है, जैसे ही कोई एडमिनिस्ट्रेटर इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री डालेगा, इमीडिएटली बता देगा कि these number of villages have newly added to the Lucknow municipal corporation limits. So this way dynamic information is the need of the hour. Next please. ये वही मैथ है, मैंने दिखाऊंगा, सब दिखा चुके हैं। चलिए बढ़िए, ओके हैं क्लियर अलग से बढ़िया। तो प्रेजेंट लैंड यूज का रिक्वायरमेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क क्या है, हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या है, वहाँ पर रीजनल लेवल लैंडस्केप क्या है, अपडेशन ऑफ फेज मैप, इस तरीके की ये सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, इसलिए जो हम वहाँ का प्लान बनाते हैं किसी सिटी का। नेक्स्ट देखिए, इस तरीके से लखनऊ का 2031 के लिए जियो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से प्लान तैयार होगा, which is now ready. So the area which were in the wasteland must be utilized for any future work. The areas which were really captured by some other encroachment must be evacuated from there. The areas which are completely filled with slums, how should those be evacuated? So these type of things you have to think as a geoinformatics center. इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग के लिए रोड का अलाइनमेंट क्या हो, सीवेज कहाँ से जाए। सुबह हमारे चेयरमैन साहब जीपीआर की बात कर रहे थे, तो जीपीआर कम्स इनटू द पिक्चर। If we do this type of survey for infrastructure planning, we can change the system. पुराने लखनऊ में जाओ, कोई पुराने लखनऊ का रहने वाला है? कोई नहीं। ठीक, तो यदि आप पुराने ओके, तो आपने पुराने लखनऊ में देखा होगा सर कि जो पाइपलाइन है सड़ गई, हाँ, सीवर की लाइन बहुत सकरी छोटी वाली है, आप नई योजनाओं में नई सीवर लाइन डाल रहे हैं, पूरा सड़ाया खोद दिया। खोदने की जरूरत आ रही, कहाँ खोदना है? If we are having GPR with us, it will give information these are the places where we have to dig. तो कंट्रोल डिगिंग की मदद से पूरे शहर को उबाड़ करना जो बनाते हैं हम, ये वो बंद हो जाएगा। एंड थिंग्स विल बी वेरी इजी। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये मतलब बैक करिए, एक पॉइंट इसमें बहुत जरूरी है, बैक करिए प्लीज। नाउ सी द ग्रोथ सेंट्रल लोकेशंस, नेशनल कैपिटल दिल्ली और उसके चारों तरफ एनसीआर। तो हाउ फॉर योर बिग सेंटर इज ग्रोइंग, इन विच डायरेक्शन इट इज ग्रोइंग, दैट इज द रियल एग्जांपल एज एनसीआर, गाजियाबाद एरिया, फरीदाबाद एरिया, मेरठ एरिया, लाइक दैट। So how far developmental activities should take place in these areas? This is the real work for geoinformatics centers. Next. बढ़ाइए planning। Now, if we put all things together, the real pressure is coming on environment. And if we are not able to manage the environment, I think as a geoinformatics scientist, our work is half done. So, mapping of environmental parameters like green cover कितना है, कितना forest cover है, surface water body की क्या condition है, drainage कैसे deviate कर रहे हैं, कैसे migrate कर रहे हैं, urban land कैसे बढ़ रहा है, क्या उनके indicator हैं, उनका impact क्या पड़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज जो हमारे urban system में आज lacking है कि पूरे शहर की exact information आपके पास available ही नहीं। यदि हम आपसे कहें कि अब जा करके कश्मीरी मोहल्ला क्षेत्र के जो है वो ग्राउंड वाटर की जो पाइपलाइंस हैं उनका मैप लिया, इट इज नॉट। सो दिस टाइप ऑफ वर्क्स आर रिक्वायर्ड सो दैट अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कैन बी प्रिपेयर्ड। अब ऐसा नहीं होगा कि यार वो गोमती नगर में सारे आईएस रहते हैं तो डेवलपमेंट नहीं कर दो और कश्मीरी मोहल्ले को छोड़ दो।
Nobody will do, because then by decision support system, priorities will be set. These areas require much more attention, much more dense population is there, which need these number of facilities as per the living person of a city. And indicator observatory are required. This is a new thing which we have to develop. इस तरीके से मौसम को नापने के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम केंद्र बने रहते हैं. इसी तरीके से अर्बन इंडिकेटर ऑब्जर्वेटरी आर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज. म्युनिसिपल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. किसी भी आप नगर निगम में चले जाइए, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि वो आपको डेटा के फॉर्म में मिले. यदि होगी भी तो पुराने पेपर्स में, फाइल्स में होगी, जिसको दीमक खा चुके होंगे, खराब हो चुकी है. So if you don't have any past record, how far you can think of that this developmental activity? तो जहाँ पर डेटा सेट सही नहीं है, हमें डेटाबेस को मजबूत करना है. और इसके अलावा यदि डेटाबेस मजबूत हो चुका है, प्रॉपर ऑर्डर में है, then we have to utilize this geoinformatics technology for seeing these developmental activities. Next. फायर में कैसे पता करें कि जंगलों में जो आग लग जाती है, थर्मल पावर के लिए, माइनिंग के लिए, वाटर पोल्यूशन के लिए बहुत सी एप्लीकेशन है. तो जस्ट आई टेक फ्यू एप्लीकेशंस ओनली. नेक्स्ट, फॉरेस्ट के लिए बड़ा दीजिए, हटा दीजिए. तो फॉरेस्ट में क्या चेंज हो रहा है, चेंज की वजह से क्या दिक्कत हो रही है. नेक्स्ट, all right. So see, what is happening here? We have taken imagery of the same area, forested area, of different time periods, where just to get wood for our households, they have cut the forest. But कहाँ से forest cut हुआ, that is not shown. जी sir. So if this type of damaging activity is going on, means we are playing with our natural resources. That can be monitored on the next second. आगे और इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज. आपने देखा कि नदी के डायनेमिज्म की वजह से, ज्यादा पानी गिरने की वजह से पानी बढ़ा तो फ्लड आया. पानी नहीं हुआ तो आपने ग्राफ देखा तो ड्रॉट आया. अब ड्रॉट और फ्लड के बीच का जो बैलेंस बनाना है, दैट्स क्लाइमेट इंफॉर्मेशन. उसके लिए हमें बहुत सी चीजें चाहिए और एक टेक्नोलॉजी जो है जियोइंफॉर्मेटिक्स, दैट इज वेरी यूजफुल. इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ, हमारे जो टाइगर रिजर्व हैचरीज हैं, उनको कैसे मैनेज करें, डिफरेंट हमारी वाइल्ड स्पीशीज को जियो टैग करें, वो कहाँ मूव कर रही हैं, उनके मूवमेंट का पाथ हम पता कर लें. तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन से होगा क्या कि हम जंगल में कहाँ पर जानवर ज़्यादा हैं, इसका भी हम पता लगा सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू. नेक्स्ट, so information obtained from assessing the potential productivity of a site can be used to manage for its optimal harvest climate condition. मतलब कि जब हमारे पास इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, चाहे वो ड्रॉट की हो, चाहे फ्लड की हो, या किसी भी सिचुएशन की, तो व्हाट विल हैपन, जस्ट टू कीप बैलेंस बिटवीन these two, this technology will giving you different other ideas in order to develop those natural resources. Next.